हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे 26th डे के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है अगर तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं। जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य बदल गए हैं पर अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ वही है। इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो आप अपनी किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी बात को एक ही फॉर्मेट में कहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि अमित राम से छोटा है, तो यहाँ पे हमने कहा अमित राम से छोटा है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? राम अमित से बड़ा है। अर्थ तो यही निकलेगा दोनों सेंटेंस में कि अमित छोटा है और राम बड़ा है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पीछे कर्तवाच्य और कर्मवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जानकारी दी गई थी, वह भी वाक्य परिवर्तन का ही एक प्रकार है। अब यहाँ हम दूसरे प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वाक्य के कई प्रकार हैं, ये हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़ा है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, निश्चयवाचक यानी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, विध्यर्थक यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। आइए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदले और फिर देखें कि अर्थ में कितनी समानता है। इस विधि से आप अपनी बात को एक से अधिक तरीकों से कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम वाक्य को चेंज करेंगे, यानी एक वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो पहला हमें एग्जाम्पल है वो हमें दिया गया है प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम निश्चयात्मक यानी असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको कोई प्रश्न पूछता है तो उसको आप सिंपल सेंटेंस में कैसे कह सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, कैन एनीबडी या एनीवन हियर बियर सच एन इंसल्ट। कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? अब ये तो क्वेश्चन है। अब इसको जब आप नॉर्मल सेंटेंस में यानी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कैन को यहाँ पे ले आना है और एनीवन या एनीबडी कन्वर्ट हो जाएगा नोबडी या नो वन में, और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? नोबडी और नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। वैसे ही दूसरा है, इज नॉट हेल्थ मोर प्रेशियस देन वेल्थ। तो इसमें हम क्या कहेंगे? प्रश्न हमसे पूछा गया है कि क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? हेल्थ इज मोर प्रेशियस देन वेल्थ। स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया कि क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है या नहीं। तो जब हम आंसर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि हेल्थ इज मोर प्रेशियस देन वेल्थ। वैसे ही है, डिड दे नॉट एंजॉय द पार्टी। क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया। तो यहाँ पे हम जब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, दूसरे तरीके से बोलेंगे जब हम असर्टिव सेंटेंस में, तो हम कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें डिड को हम हटा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, और नॉट को हटा देंगे, बस सेंटेंस हो जाएगा दे एंजॉयड एट द पार्टी। नेक्स्ट आते हैं अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एफर्मेटिव में कन्वर्ट करने, यानी एक्सक्लेमेटरी कैसा होता है? जिसमें ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जो किसी भाव को प्रकट करता है। और सकारात्मक सेंटेंस क्या होते हैं? नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस बताते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हम कह रहे हैं या कोई बात ऐसी अपनी हम रख रहे हैं, उसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन और लवली साइट इट वाज। तो यहाँ पे इट वाज जो है, जब हम दूसरे तरीके से कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इट वाज आ जाएगा पहले और व्हाट हट जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या आ जाएगा? इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन और लवली साइट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। वैसे ही व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज। तो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, व्हाट हट जाएगा। इट इज अ कोल्ड नाइट। तो यहाँ पे बिटरली या टेरिबली हमने ऐड कर दिया ये बताने के लिए कि कुछ ज्यादा ही ठंडी रात थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंपरेटिव यानी विध्यर्थक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या प्लीड करते हैं, और इंट्रोगेटिव में आप प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है, प्लीज ओपन द डोर। ये आप किसी को कह रहे हैं कि प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। इसी को जब आप प्रश्न में पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज ओपन द डोर। क्या तुम दरवाजा खोल दोगे, या क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे। तो प्लीज ओपन द डोर के आगे बस विल यू लग जाएगा और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वैसे ही प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क।
तो इसके आगे भी हम कुछ नहीं करेंगे, बस विल यू लगा देंगे। विल यू प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क। प्लीज कीप क्वाइट में विल यू प्लीज कीप क्वाइट। अब आते हैं प्रथमावस्था यानी पॉजिटिव सेंटेंस और द्वितीय अवस्था यानी कंपैरेटिव सेंटेंस में। जब हमने एडजेक्टिव के फॉर्म्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था 3 डिग्री, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जैसे टॉल था, कंपैरेटिव में ईआर फॉर्म था टॉल का टॉलर, और सुपरलेटिव में क्या था ईएसटी फॉर्म था यानी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे। जब हमें पॉजिटिव डिग्री यानी जो ये वाला होता है एडजेक्टिव जैसे टॉल हमें ये दिया गया है तो हम उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपैरेटिव के प्लेस में हम उसे कैसे उस वाक्य को कह सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बताया गया है कि अमिताभ जो है वो संजय के जितना ही लंबा है, मतलब जितना संजय लंबा है उतना ही अमिताभ लंबा है। तो इसको हम और कैसे कह सकते हैं कि संजय अमिताभ से लंबा नहीं है। अब आप ये कहो कि अमिताभ संजय जितना ही है, या आप ये कहो कि संजय अमिताभ से लंबा नहीं है, दोनों का अर्थ वही होता है। संजय अमिताभ से लंबा नहीं है या संजय अमिताभ जितना ही लंबा है, दोनों ही चीजें एक ही अर्थ हमें देती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। वैसे ही वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, यानी कुछ ही शहर इंडिया में ऐसे हैं जो मुंबई के जितने बड़े हैं। अब या तो आप ये कहो कि मुंबई जो है वो इंडिया के बहुत सारे शहरों से बड़ा है, बहुत सारे शहर मुंबई से छोटे हैं, या मुंबई बहुत सारे शहरों से बड़ा है। आप इधर से बोले या आप इधर से बोले, इधर से यहाँ आए या फिर आप यहाँ से फिर वापस यहाँ जाए, अर्थ आपका एक ही निकलता है। तो वही इस सेंटेंस में आपको बताया गया है। इसको हम लिख सकते हैं मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। नेक्स्ट है नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम, यानी भीम के जितना कोई और व्यक्ति शक्तिशाली नहीं था। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, या भीम जो है वो दूसरे लोगों से, दूसरे बाकी सभी व्यक्तियों से ज्यादा अधिक शक्तिशाली था। तो इसको हम लिख सकते हैं भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। नो मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम या भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, दोनों का अर्थ हमें एक ही निकलता है कि भीम बाकियों से ज्यादा शक्तिशाली था। नेक्स्ट है वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद, यानी बहुत कम ही ऐसे भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि विवेकानंद जो है वो बाकी कई दूसरे संतों से भी ज्यादा लोकप्रिय थे। तो इसको हमने कैसे लिखा है विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर सेंट्स इन इंडिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट्स इन इंडिया। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस जब हमें दिया जाता है उसको हम अफर्मेटिव में कैसे कह सकते हैं बिना अर्थ बदले। नो मैन इज इमॉर्टल, यानी कोई भी मैन जो है, कोई भी आदमी मनुष्य इमॉर्टल यानी अमर नहीं है। तो इसको हम क्या कह देंगे मैन इज इमॉर्टल, सिर्फ इसका उल्टा कह देंगे। ये हमें निगेटिव में दिया गया है तो इसे हम पॉजिटिव में बताएंगे। इमॉर्टल का यानी अमर और मॉर्टल का यानी नाशवान, यानी जो मर सकता है। तो नो मैन इज इमॉर्टल, कोई आदमी अमर नहीं है, इसको हम लिखेंगे कि आदमी मॉर्टल है, अर्थ हमें एक ही निकला। वैसे ही अब अबीदा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सोनिया, अबीदा जो है वो सोनिया जितनी ब्यूटीफुल नहीं है। तो यानी इसका अर्थ क्या है, अबीदा कम ब्यूटीफुल है और सोनिया ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन अबीदा। तो हम नॉट अबीदा इज नॉट ब्यूटीफुल लिखे या सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल लिखे, अर्थ हमें एक ही निकलेगा। देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। इसको आप कैसे लिखेंगे वेयर देयर इज हार्ड वर्क देयर इज गेन। शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क, शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली रूटीन वर्क। अब या तो आप बोलो कि वो कुछ काम को नहीं करती, अगर हम सिंपल सेंटेंस में जाने कि वो ये काम को नहीं करती है, अगर हमें ये सेंटेंस दिया गया है तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, बस नॉट हटा देंगे और हमें उसका सेम अर्थ वाला सेंटेंस मिल जाएगा। जैसे नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। इसको आप कैसे लिखेंगे स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इस टाइप के जो सेंटेंस है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान देना है जहाँ पे नो सूनर देन या स्कैर्सली का यूज होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ याद रखने लायक बातें दी गई हैं। पहला क्या है, इंडिया इज अवर कंट्री वी आर हर सिटीजन्स। ऊपर के वाक्य में कंट्री शब्द आया है, इसके साथ अंग्रेजी में प्रायः स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हर शब्द आया है। तो इंडिया जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम फीमेल शब्द यानी स्त्रीलिंग शब्द की तरह यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हर का यूज किया है। अंग्रेजी शब्द में ट्री यानी कि पेड़, स्पाइडर यानी कि मकड़ी इत्यादि को नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर में रखा गया है, परंतु ये तो जीवधारी हैं
और वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें भी नर और मादा होते हैं। तो जैसे पेड़ है, स्पाइडर है, तो ये सारे जो है जीवधारी, यानी इसमें मेल और फीमेल भी होते हैं। जो भी हो, ये मामूली जीवों से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग में रखा गया है। इसकी बात करते हुए इट शब्द का प्रयोग होता है। तो अब ये क्योंकि ऐसे जीव है जो बहुत ही मामूली, यानी इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता है, छोटे मोटे जीव है, इसलिए हम इनके साथ इट का ही यूज करते हैं। इसमें हम जैसे हम स्पाइडर बोलेंगे या कोई इंसेक्ट बोलेंगे तो हम हिज या हर का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आइस, शुगर, वाटर, फ्लावर, ग्रास, ब्रेड, इन सब शब्दों के साथ भी इट का ही यूज किया जाता है। इनमें हर या हिज का यूज नहीं होगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जीवधारी नहीं है, परंतु उन्हें या तो स्त्रीलिंग में रखा गया है या फिर पुल्लिंग में। जैसे द शिप हैजंट कम येट, शी इज प्रोबेबली लेट। तो यहाँ पे शिप जो है वो ना ही मस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, ना ही वो स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनिन है, लेकिन इसे फिर भी वर्ड के अनुसार इसे हर या हिज इन सब शब्दों के साथ यूज किया जाता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही आप जानोगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें हर का यूज होता है और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें हिज का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में शिप है, तो शिप को इंग्लिश लैंग्वेज में हम फीमेल ही मानते हैं, तो शिप के लिए हम हर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने शिप के लिए यहाँ पे देखो शी का यूज किया है। इस वाक्य में शिप एक निर्जीव वस्तु है, परंतु इसे फेमिनिन जेंडर दिया गया है। इसी प्रकार सन तथा डेथ पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे शिप के लिए हमने शी यूज किया या हर यूज किया, वैसे हम सन के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम ये मानते हैं कि सन जो है वो पुल्लिंग है यानी कि मस्कुलिन जेंडर है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और आज हमने सीखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि हम किसी भी वाक्य को हम दो तरीके से या एक से अधिक तरीके से कैसे कह सकते हैं जिससे उसका अर्थ सेम ही निकले। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो जाते जाते लाइक बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी आप जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।